Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your physics teacher from Allied School, Jubilee Town campus. Students, today we will discuss about physics. But before starting physics, we must know about the definition of science because physics is actually a branch of science. So according to your book, science is a knowledge gained through observations and experiments. साइंस वो नॉलेज होता है जो आप हासिल करते हैं, इकट्ठा करते हैं बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को बनाकर, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करके। अब ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात को कहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। जब ऑब्ज़र्व कर लेते हैं फिर उनके ऊपर उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि ये अगर कोई मुश्किल पेश आई है, कोई मसला आया है, कोई प्रॉब्लम आई है तो ये किस वजह से आई है। जैसे आजकल कोरोना की बीमारी फैली हुई है, ये एक प्रॉब्लम आई, ये कोरोना वायरस की, फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस की गई। सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किया गया, फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर रिज़ल्ट्स निकाले गए कि ये किस वजह से होती है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब कुछ। तो ये जिस नॉलेज के अंडर होता है उस नॉलेज को बेसिकली साइंस का नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपने अभी तो मैं आपको फ़िज़िक्स करा रही हूँ, फ़िज़िक्स में आपने साइंस की डेफिनेशन देखी, यही डेफिनेशन आप जब आपने बायोलॉजी स्टार्ट की होगी, यही डेफिनेशन आपने वहाँ पर भी साइंस की पढ़ी होगी, और जब आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की होगी यही डेफिनेशन आपने वहाँ पर भी की होगी। तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मकसद हर जगह पर, हर किताब में लिखने का ये है कि क्योंकि हम जितनी भी अब ये ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, ऑल्दो वो फिज़िक्स है, वो केमिस्ट्री है, वो बायोलॉजी है, वो कोई भी है, वो सारी की सारी जिसके अंडर आती हैं, जिस नॉलेज के अंडर आती हैं, उसे आप साइंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो साइंस का वर्ड एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, साइंटिया से, जिसका मीन्स होता है नॉलेज। इसका मतलब है नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है कि 18th सेंचुरी तक हर नॉलेज को एक कॉमन सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता था जिसे नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया जाता था। यानी कोई भी नॉलेज हो रिलेटेड टू फिज़िक्स, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू मैथ्स, इवन के रिलेटेड टू एवरी फील्ड, जिस भी फील्ड से रिलेटेड होता था वो एक ही कॉमन सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता था और उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंसान ने तरक्की की, तो फिर जाके बाद में जिस तरह नॉलेज बढ़ा, तो इस एक फील्ड को, इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड किया गया दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर, दो मेन ब्रांचेस के अंदर। एक को फ़िज़िकल साइंसेस का नाम दे दिया गया और दूसरी को बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दे दिया गया। यानी फ़िज़िकल साइंसेस के लिए अलग से कैटेगरीज रख दी गई और बायोलॉजिकल साइंसेस की एक अलग कैटेगरी बना दी गई। अब फिज़िकल साइंसेस में जो आ जाती हैं ब्रांचेस वो हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी इनमें इल्म नजूम को कहा जाता है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ को कहते हैं एंड मेट्रोलॉजी मेजरमेंट्स की स्टडी करते हैं। जो कि आप फिज़िक्स में मेजरमेंट्स करते हैं उसकी स्टडी को मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में करने वाली है वो है फ़िज़िक्स की। The branch of science which deals with the matter, the study of matter, energy and their interaction, कि जिसमें आप मैटर यानी मादे की स्टडी करते हैं। अब मैटर भी आपको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, हर वो चीज़ जो कोई ना कोई स्पेस कवर करती है, कोई ना कोई एरिया कवर करती है, उसको मैटर का नाम दिया जाता है और उसका वॉल्यूम होता है, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी के साथ इसकी क्या इंटरेक्शन होती है, इन सब की स्टडी को जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं हम उसको फ़िज़िक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हमारे सामने लिखी गई हैं और हम अब इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, पेपर में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स का। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है फिज़िक्स की वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपको पता है बच्चे स्टडी ऑफ मोशन को कहते हैं। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन यानी हरकत के बारे में जो स्टडी की जाती है उस सब को आप मोशन का नाम देते हैं और उस सब को आप मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी मूव करने की जो कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हैं, ये किन किन वजूहात की बिना पर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, या किन किन चीज़ों की वजह से ये मूव करता है, इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ये तमाम की तमाम जो स्टडी होती है हमारे पास मैकेनिक्स में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हीट
ये भी क्या है, नेचर ऑफ हीट को आप स्टडी करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, के हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हीट हरारत को आपको पता है कहते हैं, कैसे हीट प्रोड्यूस होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र कैसे होती है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाती है साउंड। साउंड आपको मालूम है आवाज़ को कहते हैं, इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स आप डिस्कस करते हैं, साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और साउंड्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात क्या क्या होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, हमारे कहाँ कहाँ पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम किस तरह से जो है वो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं आप जिस फील्ड के अंदर पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं फ़िज़िक्स की, वो है साउंड। उसके बाद है नेक्स्ट लाइट। लाइट आप इसको ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर आप जितने भी फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और ये यहाँ किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपके पास इस्तेमाल होती है, इस तमाम को जिस फील्ड के अंदर डिस्कस करते हैं, जिस ब्रांच के अंदर, वो है लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे वो ब्रांच होती है फ़िज़िक्स की जिसके अंदर हम, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही आइडिया हो रहा है, जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। वो चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे हैं, वो मोशन में हैं, किस पोजीशन में हैं, वो चार्जेस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन चार्जेस का मैग्नेट के साथ, मैग्नेटिज़म के साथ क्या रिलेशन होता है, इनकी जब हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स ये वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एटम के पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर क्या मौजूद होता है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस एटम के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए वो हम जब स्टडी करेंगे वो हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एक प्लाज्मा फिज़िक्स। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है। आपने 3 स्टेट्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, एक आपको मालूम है सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस। ठीक है, तो एक और नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कराई गई, एक और नई फॉर्म मैटर की इंट्रोड्यूस कराई गई है, वो है प्लाज्मा। इसको आप डिटेल में नेक्स्ट हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको, क्योंकि ये एक फ़िज़िक्स की ब्रांच भी है प्लाज्मा फ़िज़िक्स, तो हम इसके अंदर बेसिकली आयनिक स्टेट ऑफ मैटर के, मैटर जब आयंस की फॉर्म में होता है उसकी जो आयनिक स्टेट होती है, आपने आयंस के बारे में पढ़ा होगा कि जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो वो आयंस की फॉर्म बन जाती है। जब अगर लूज़ करे तो वो कैटाइन बन जाता है और अगर गेन करे तो वो एनाइन बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िक्स की, वो प्लाज्मा फ़िज़िक्स है। नेक्स्ट हमारी लास्ट ब्रांच है वो है जियो फिज़िक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो फिज़िक्स, इस ब्रांच के अंदर हम लोग किसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनली अर्थ किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, क्या मौजूद होता है, ये तमाम चीज़ें हम जिस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं उसको जियो फिज़िक्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी तमाम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो कि हमने अभी डिस्कस की। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे जो हमारे सामने है। इसमें अब एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स मींस कि फ़िज़िक्स के यूजेस, फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ हेल्पफुल होती है। अगर आप देखें कॉमन जनरल एग्जांपल से क्यों, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके ऊपर फ़ैन नज़र आ रहा होगा आपको, या आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं, आपके घरों में जो इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और जितने भी आपका मोबाइल फ़ोन, आपके IT का जो भी सामान होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके अंदर फ़िज़िक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें फ़िज़िक्स के इन्वेंशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जितनी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं फ़िज़िक्स के अंदर, वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर मैं कहूँ कि आप मुझे मेजर करके बताएं
कि इस बच्चे की हाइट कितनी है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा, या मैं आपको कहती हूँ कि आप ये आपका कमरा है, आप मुझे बताएं इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, या इसका वॉल्यूम कितना है। तो आप जो चीज़ें मुझे मेजर करके बताएंगे वो आप कहेंगे कि ये हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कर रहे हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बच्चे आगे से 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और एक होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब हमारे पास जो 2 टाइप्स की हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस क्वांटिटी 7 टाइप्स की होती हैं, जिनके अंदर आपके पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तमाम क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। अब जो बेस क्वांटिटीज़ है, बेस क्योंकि है बुनियाद, इन क्वांटिटीज़ की बेसिस पे तमाम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव किया जाता है। ठीक है, आप जितना भी फिज़िक्स में या आपका कंसर्न रहेगा, आप देखेंगे लेंथ है, किसी का मास है, टाइम मेजर करने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए, आपको तमाम इन चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं इनके यूनिट्स की हेल्प चाहिए होगी, इन बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प चाहिए होगी। आगे है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो आप बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव करते हैं, यानी कि उनसे अखज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बचे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1960 के अंदर। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, अब उसके बारे में बात करते हैं। कि क्योंकि देखें, हमें कोई चीज़ हमें जब चाहिए होती है तो डेफ़िनेटली हम जब मार्केट में जाते हैं, या हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, या हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, तो हम जब कोई चीज़ मांगते हैं या हम उनसे कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और वो हमसे आगे से पूछते हैं कितनी चाहिए आपको, तो हम उनको क्वांटिटी बताते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए, हमें इतने किलोग्राम में चाहिए, हमें इतने मीटर में चाहिए। तो डेफ़िनेटली अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम उनको बताएंगे ना। तो ये इसलिए ये होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि जब हमें कोई इस तरह की चीज़ मेजर करने के लिए या मेजरेबल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का नाम दिया गया। अब ये यूनिट भी 2 टाइप्स के हैं, एक हैं बेस और एक हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, बेस यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जैसे उनको जो डिस्क्राइब करती हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, उन्हें बेस यूनिट्स का नाम दिया जाता है। और ड्राइव यूनिट्स जो आपको ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपके सामने टेबल बना हुआ है, यहाँ ऊपर बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके एसआई यूनिट हैं, और नीचे ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं तमाम और उनके एसआई यूनिट्स हैं। ये तमाम के तमाम यूनिट्स, इनकी क्वांटिटीज़, इनके नेम, इनके सिंबल्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या वो लेटर्स होते हैं जो आप ऐसा यूनिट से पहले ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल किलो है, मेगा है, गीगा है, मिली है, ये सब का साइड पे टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर तमाम प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं कि आप जो यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव में आ रही हैं वैल्यूज़, कुछ पॉजिटिव में है। ये तमाम के तमाम आपने इसको याद करना है कि नेगेटिव साइन किसके साथ है और पॉजिटिव साइन किसके साथ है। पॉजिटिव से मुराद यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इट मीन्स कि यहाँ पर वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये टेबल अच्छे तरीके से याद करना है। ये आपको हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है और उसकी बजाय आप वो उसको पूरा लिखने के बजाय आप 10 की पावर में उतने डिजिट्स ऐड करके लिख देते हैं। इनको प्रीफिक्सेस का नाम दिया जाता है। ये आपके लिए मैथ्स में, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये बातें। ठीक है, तो ये हो गए प्रीफिक्सेस। ये नीचे एग्जाम्पल्स भी हैं, आप इसको देखेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप प्रीफिक्सेस के फॉर्म में इन सब को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20,000 है, 20,000 को अगर आप किलोग्राम में लिखना चाहें तो आप यहाँ से देखेंगे कि किलो का प्रीफिक्स क्या है, 10 की पावर 3। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि आप वो सारे ज़ीरोज़ लिखें, आपने उसकी जगह पे 20 के साथ किलो लिख दिया है। अब इस किलो का मतलब है कि आपने इसके साथ 10 की पावर 3 लगाई है। ठीक है, तो वो किलो के इक्वल हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम नंबर्स को पावर की फॉर्म में एडजस्ट करते हैं। हमारे लिए आसानी होती है कि हम बजाय इसके कि हम पूरी वैल्यू को लिखें, हम जैसे आपने मैथ्स में भी किया होगा ये काम, आप वैल्यू के फॉर्म उसको उस वैल्यू को पावर की फॉर्म में 10 के ऊपर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 8 डिजिट्स हैं तो आप बजाय 8 पूरे डिजिट्स लिखने के आप सिर्फ पहले 2 डिजिट लिखें, डेसिमल लगाकर जितने आगे डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं आप उन सबको पावर की फॉर्म में 10 के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये तमाम एग्जांपल्स हैं, आप इसको देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये चीज़ें आपने मैथ्स में भी पढ़ी होंगी, साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तमाम चीज़ें मैथ्स के अंदर भी होती हैं। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है कि आप बजाय इसके कि आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो, आप आसानी से इनको लिख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों को मयर कर सकते हैं। आपके सामने एक मीटर रूल बना हुआ है जिसे आप स्केल भी कह सकते हैं। मयरिंग टेप बनी हुई है, या आपने देखा होगा आपकी कॉमन लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। आपने कोई चीज़ मयर करनी है तो इन चीज़ों के ज़रिए आप उनको मयर कर सकते हैं। मीटर रूल आपको हेल्प देता है, या आपके पास आसानी से अवेलेबल होता है। मयरिंग टेप आपके पास आसानी से अवेलेबल हो सकती है। आप किसी भी चीज़ की मयरमेंट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारे पास लैब में इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में मयरमेंट के लिए, बहुत छोटी मयरमेंट के लिए, मिलीमीटर्स में जो मयरमेंट होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसके लिए यूज़ होता है। ये प्रैक्टिकल वर्क है बेसिकली। ये इंशाल्लाह ताला इसका हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है, हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली प्रैक्टिकल टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल्स में अक्सर ये टॉपिक आ जाता है। ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो एरर जो होता है इसके अंदर किस तरह से आ जाता है, इसको ठीक आप कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो इसमें बताएंगे हम लोग जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर जब एरर आ जाता है कोई मेजरमेंट लेते हुए तो आप उस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं और आपके पास ठीक आ जाती हैं मेजरमेंट्स। ये एग्जांपल है आपके सामने। इसके अंदर जो है वो लीस्ट काउंट फाइंड करने का मेथड बताया है। वो हमारे पास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी जैसे वर्नियर कैलिपर है वैसे ही इंस्ट्रूमेंट होता है। ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ये यू शेप में होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। हम प्रैक्टिकल वर्क में भी इसको यूज़ करेंगे कि कैसे हम स्क्रू गेज को यूज़ करके कोई मेजरमेंट ले सकते हैं, इसके करेक्शन कैसे करते हैं, इसका ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल में ज़रूर करेंगे जब आप लोग आएंगे। लैब के अंदर परफॉर्मेंस होगी आपकी इसकी। हमारे पास मैथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स मैथ्स को मयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले फ़िज़िकल बैलेंस आ जाता है। फ़िज़िकल बैलेंस, ये बैलेंसेस लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद होते हैं, हमारे पास भी लैब में मौजूद है। इसके अंदर आप एक तरफ अननोन मैथ्स का वेट रखते हैं, एक तरफ जो नोन होता है। फिर आपको इससे जो नोन होता है उसकी मदद से आप अननोन जो है वो ऑब्जेक्ट का मैथ्स या उसका वेट फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है फाइंड करने का। ये इस तरह के बैलेंसेस जो हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स के लिए भी रखवाए जाते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे पास भी मौजूद है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट लीवर बैलेंस है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसके आगे सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्टॉप वॉच भी आप देख सकते हैं। स्टॉप वॉच को आप टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करते हैं। मयरिंग सिलेंडर भी आपके पास डिफरेंट पर्पज़ के लिए, वॉल्यूम मयर करने के लिए आप यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट हों उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम दिया जाता है, या जो पहले डाउटफुल डिजिट्स हों। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी अमाउंट है, 18 है, 19 है, तो जिसमें जो 1 होगा आपका वो सिग्निफिकेंट होगा, और डेफिनेटली 8 भी हो सकता है, लेकिन 8 जो है आप कह लें कि ये डाउटफुल है, लेकिन 1 आपका कंफर्म है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास एक और वैल्यू आ जाती है 18.4, जिसमें 1 और 8 कंफर्म है कि ये कंफर्म डिजिट्स हैं, और पॉइंट के बाद जो 4 है ये भी सिग्निफिकेंट, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितने फर्स्ट 2 हैं। ठीक है, तो ये होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब इनको लिखने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं? देखिए, फर्स्ट है नॉन ज़ीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन ज़ीरो होते हैं यानी कि जो ज़ीरो नहीं होता वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। इसके अलावा जो ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि अगर आपके पास शुरू में 2 है, दरमियान में 2 ज़ीरो फिर 2, ये सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो ये तमाम रूल्स इसी तरह से आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये आपका 10 डेज़ का वर्क है, आपने इसको 10 डेज़ में कंप्लीट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।